इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फिलहाल ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे शरद पवार। एनसीपी चीफ ने मुंबई में अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से बात की। पूरी जिंदगी में एमएससी बैंक का कभी भी हिस्सा नहीं रहा हूं, ऐसा शरद पवार का कहना है। उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी मेरा नाम एफआईआर में शामिल किया गया है। ईडी की नोटिस को शरद पवार ने सियासी साजिश करार दिया है। ईडी की तरफ से एफआईआर के वक्त पर शरद पवार ने सवाल उठाए हैं। इस वक्त की हम खबर आपको बता रहे हैं कि शरद पवार को ईडी के दफ्तर जाना था, लेकिन अब फिलहाल ईडी के दफ्तर शरद पवार नहीं जाएंगे। एनसीपी चीफ ने मुंबई में अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा है, पूरी जिंदगी में एमएससी बैंक का कभी हिस्सा नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा नाम एफआईआर में शामिल है। शरद पवार ने कहा कि ईडी की नोटिस सियासी साजिश है। ईडी की तरफ से एफआईआर के वक्त पर भी उन्होंने सवाल उठाए। आपको वहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता जब यदि आवश्यकता पड़ी तो हम आपको इंटीमेट करेंगे, और इसलिए उन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी। इसके साथ साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से बॉम्बे के पुलिस आयुक्त, सह आयुक्त, इन दोनों ने 2 दफे यहाँ आकर आज जो कोई कदम उठाया है ईडी ने, इसके खिलाफ महाराष्ट्र में मुंबई शहर में जो एक नाराजगी की भावना पैदा हो रही है, इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। और इसलिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप ये आपका कार्यक्रम विड्रॉ करो। मगर ये सब देखने के बाद, मेरे साथियों के साथ बातचीत करने के बाद मैंने ये तय किया है कि आज जो राज्य की स्थिति है, और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र के कुछ जिले में, मेरे पर्सनल जिले में भी जो बाहर की परिस्थिति पैदा हुई है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ खराब होने की स्थिति हो तो मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ। मैंने कई साल गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी महाराष्ट्र में संभाली है, और इसलिए जिससे आम जनता को, इनोसेंट लोगों को इसकी तकलीफ हो जाएगी, तो ये ठीक नहीं है। और इसीलिए मैंने वहाँ जाने का आज कैंसिल किया है। आगे उचित समय पर जाने की आवश्यकता हो तो जाने के लिए मेरी तैयारी है। मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ कि हम लोग राजनीति में काम करते हैं, और ऐसे समय कोई इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट या और कोई डिपार्टमेंट का आधार लेके किसी को डराने की कोशिश करे तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, शरद पवार ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए कहा है कि ईडी ऑफिस आज नहीं जाएंगे। देखिए, शरद पवार ने जब ऐलान किया था 24 तारीख को कि वो आज जो है 27 तारीख को ईडी ऑफिस जाएंगे, उसके बाद जो है राजनीतिक गलियारों में हड़कंप सा मच गया था। उसके बाद उन्होंने एक पत्र जो है ईडी दफ्तर को भेजा कि मैं 27 को आऊंगा। उसके जवाब में जो है एक ईमेल जो है ईडी अधिकारी द्वारा उन्हें किया गया कि 27 तारीख को जो है हमें आपसे पूछताछ नहीं करनी, हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपको पहले जो है इंटीमेट कर देंगे, फिर आप आइएगा। और जिस तरह से 2 दिन से लगातार जो है कानून व्यवस्था कार्यकर्ताओं ने हाथ में ले लिया था, कल हमने देखा कि जहाँ पे ईडी का दफ्तर है वहां पे एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने जो है विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस को जो है बल का प्रयोग करना पड़ा उन्हें हटाने के लिए। और आज हम सुबह से देख रहे हैं, चाहे ठाणे नाका हो, दहीसर टोल नाका हो, नवी मुंबई का इलाका हो, मुंबई का इलाका हो, हर तरफ एनसीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। लोग ईडी दफ्तर पहुंच रहे थे, शरद पवार के घर पहुंच रहे थे, और इसी के मद्देनजर पुलिस ने जो है धारा 144 जो है लागू कर दी थी। और सुबह से ही जो अधिकारी हैं वो पवार को मनाने की कोशिश में जुटे हुए थे। हमने देखा था कि सुबह जो है मुंबई एलएनडो चीफ जो है ज्वाइंट कमिश्नर विनय चौबे वो पहुंचे थे। उन्होंने पवार से मुलाकात की, उन्हें कहा कि सर आप बिल्कुल आज मत जाइए, क्योंकि आप जाएंगे तो जो कार्यकर्ताओं में रोष है वो व्यक्त होगा, और कहीं ना कहीं मुंबई और महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो खराब हो सकती है। उसके बाद हमने देखा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे पहुंचे, उन्होंने भी पवार से मुलाकात की, बातचीत की कि आज न जाइए आप, क्योंकि ईडी ने भी पहले ही कह दिया था कि आज
हमें जरूरत नहीं है आपसे पूछताछ करने की, आगे हमें जब जरूरत पड़ेगी हम आपको बताएंगे। तो कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए आज पवार जो है ईडी ऑफिस नहीं जाने का फैसला उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है, अपनी बाइट में हमने सुना कि जिस तरह से दिल्ली लगातार ईडी का सहारा लेकर लोगों को डरा रही है, बिल्कुल गलत है। हमने देखा था कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी और खुद शिवसेना के संजय राउत ने भी कहा कि शरद पवार एक बड़े नेता है और जिस बैंक घोटाले में उनका नाम आया है उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो ईडी जो है पुनः तथ्यों को खंगाले, उसके बाद से निर्णय ले कि आखिर उसे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं आज शरद पवार ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है मुंबई महाराष्ट्र में, जो कि चुनाव सर पर 21 तारीख को चुनाव है और सारे नेता जो है मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जो है जाकर रैलियां कर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, घर घर जाके जो है लोगों से मिल रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। नाजरीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एलओसी पर पाकिस्तान बड़ी वारदात को अंजाम देने की ताक में है। 30 से ज्यादा मकामात पर पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने मंसूबा बनाया है। जरा के हवाले से यह खबर आ रही है, हाफिज सईद की तंजीम मकामी लोगों को ट्रेनिंग दे रही है। इससे पहले भी एक पाकिस्तानी कोशिश कर चुका है, बच्चों को भी इस मुहिम में ट्रेन किया जा रहा है। इस वक्त एक और अहम खबर सामने आ रही है, एलओसी पर पाकिस्तान बड़ी वारदात को अंजाम देने की ताक में है। जरा के हवाले से यह खबर है, 30 से ज्यादा मकामात पर पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने मंसूबा बनाया है। हमारे नुमाइंदे संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, इस मामले में क्या कुछ तफसीलात है? देखिए, पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से आतंकियों को जो है वो घुसपैठ कराई जा सके, लेकिन उस तरीके से वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और अब जब से धारा 370 कश्मीर से हटाई गई है उसके बाद से पाकिस्तान हर मंच पे जो है कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस पूरे इलाके को, जम्मू कश्मीर के मसले को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रंग दे सके। और यही वजह है कि अब एक नई साजिश जो है वो रची है पाकिस्तान के आईएसआई और वहाँ के आर्मी ने। अब पाकिस्तान जो है वो सीधे तौर पर जो पीओके में रहने वाले जो लोग हैं उनको एक ह्यूमन शील्ड बनाकर जो है एलओसी का उल्लंघन कराने की फिराक में लगा हुआ है। बाकायदा 3 से 4 हजार ऐसे लोग हैं जिनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है, 4 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई है। और तकरीबन 30 ऐसे लोकेशन है, 30 से ज्यादा लोकेशन ऐसे हैं एलओसी पे जहाँ पे कि इस तरीके की कार्रवाई करने की फिराक में है। और इनका सिर्फ मकसद यही है कि जो लोकल लोग हैं उनके जरिए जो है एलओसी का उल्लंघन कराने की कोशिश की जाए और उसके बाद भारतीय सेना अगर उसका रिटेलिएट करे और उसमें अगर किसी की जान जाती है तो उसको जो है बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन और बड़ी संदीप, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। तकसीम इनामात के ताल्लुक से उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी सवालों के घेरे में है। महकमे लिसानियात ने 3 दिन के अंदर जवाब तलब किया है। कुछ देर पहले हमारी साथी ने इस ताल्लुक से जुड़े लोगों से बात की, आइए सुनते हैं। उर्दू एकेडमी तकसीम इनामात में बेजाब्तगी और बदमानी के सबब सुर्खियों में है। महकमे लिसानियात ने 3 दिनों के अंदर जवाब भी तलब किया है। दरअसल मामला ये है कि उर्दू एकेडमी ने 186 अवार्ड तकसीम किए हैं, लेकिन उनमें से 3 अहम अवार्ड उर्दू एकेडमी के मेंबरान ने ही अपने नाम कर लिए। इनमें बजाते खुद एकेडमी की चेयरपर्सन आसिफा जमानी भी शामिल हैं कि 1.5 लाख का 2 अवार्ड प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर और प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी को दिया गया है और दोनों ही एकेडमी के मेंबर हैं। एकेडमी के इस फैसले पर मुस्तकिल चहमगोइयां भी हो रही हैं। इस पूरे मामले में यूपी के अक़लियती उमूर के वजीर मुमलिकत मोहसिन रजा ने भी एतराज जताया है। अगर कोई कमेटी में उस वक्त मौजूद है और उसका नाम लिया गया तो वो कमेटी से उस वक्त हट गया, क्योंकि कमेटी में बैठते हुए इनाम नहीं लिया जा सकता और कमेटी में नाम है तो इसलिए वो कमेटी से अलग हो गया। जैसे मेरा ही नाम लिया गया जब, तो मैंने कहा मैं इस वक्त कमेटी में अब नहीं हूँ, मैं हटी जा रही हूँ क्योंकि आप मेरा नाम ले रहे हैं। तो इसी तरीके से वो 2 मेंबर जो आप कह रहे हैं उन लोगों ने भी यही किया। जो लोग जूरी में होते हैं वो तो उस अवार्ड के हकदार नहीं होते हैं, क्योंकि होते होंगे लेकिन इसलिए हकदार नहीं होते हैं क्योंकि उन्हीं को ही सिलेक्शन करना होता है, तो इसलिए एक प्रश्न चिन्ह तो लग जाता है। अवार्ड्स के लिए कमेटी होती है जो अवार्ड कमेटी कहलाती है और उसमें 5 यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी स्टेट की हैं वो उसके जो हेड होते हैं उर्दू के, वो उसके मेंबर होते हैं। पिछले तकरीबन 20-25 साल से ये नियम चला आ रहा है।
तो अब इस अवार्ड पर तनाजा शुरू हो चुका है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं, इसलिए बवाल भी मचा हुआ है। प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब को भी हम अपने इस प्रोग्राम में मदऊ कर चुके हैं, उनका तारुफ भी कराते हुए चलें। असलम जमशेदपुरी साहब जो कि सदर शोबे उर्दू हैं, चौधरी चरण यूनिवर्सिटी मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ कुंवर बासित अली जो कि रुकन हैं मजलिस इंतजामिया यूपी उर्दू अकादमी के, इन्हें भी हमने अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया है, वो अब से कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही साथ प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी साहब जो कि सदर शोबे उर्दू BHU बनारस से हमारे साथ ये फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी साहब वो शख्स हैं जिन्हें 3 अवार्ड में से 1 अवार्ड इन्हें मिला है, यहाँ पर ये जिक्र कर देना जरूरी है। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहते हैं, जो अवार्ड देते हैं आखिर वो अवार्ड कैसे ले सकते हैं? बड़ा अलमिया है, हैरत की भी बात है। नहीं, बहुत ही गलत बात है ये। और इस तरह के फैसले जब भी होते हैं तो वो मुतनाज़े होते हैं। उर्दू अकेडमी में इससे पहले भी 1 आध फैसले ऐसे हुए हैं, लेकिन गलत बात कभी भी अगर पकड़ में आती है तो वो गलत होती है। पहले अगर नज़रअंदाज किया गया तो मुझे लगता है वो भी गलत था, और इस बार चूँकि 3 इनामात दिए गए इसलिए ज़्यादा, और चेयरमैन को भी अवार्ड दे दिया गया, इसलिए बहुत मुझे लगता है ज़्यादा ज़्यादती हुई है और सब तरफ इसका जो है इसके खिलाफ एतराज़ और इसका इख्तिलाफ किया जा रहा है। जी जमशेद साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे, प्रोफेसर असलम साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये अवार्ड कब दिया गया था और इतनी देर क्यों हुई इस मामले को उठाने में और सवाल खड़े करने में? अगर आपको पहले मालूम था तो पहले इस ताल्लुक से क्यों ये तमाम बातें मंजर आम पर नहीं आई? नहीं, ये बातें उठती रही हैं। उसकी जो अकादमी की मजलिस इंतज़ामिया है उसमें भी बारहा ये बातें आई हैं, लेकिन इस तरह से प्रेस में नहीं आ पाई। और जो जिन मेम्बरान को अवार्ड मिले उन्होंने मतलब जो है इस तरह का तासुर कायम किया कि ये बातें वहीं दब गईं। इस बार चूंकि चेयरपर्सन उसमें शामिल थी तो इसलिए ये बात बहुत दब नहीं पाई और मंजरेआम पर आ गई है। यानी किसी हद तक इस बात को दबाने की कोशिश की गई? जी, बहुत सारे आप जो लोग उसमें कमेटी में शामिल थे, एग्जीक्यूटिव कमेटी में, उसमें 60% मेम्बरान ने जो है इसकी मुखालफत की थी, लेकिन उस मुखालफत के बावजूद मतलब इसका ऐलान किया गया और ज़ाब्ते के तौर पर मेम्बरान के साइन नहीं लिए गए इस फैसले पर। अगर फैसले पर साइन होते तो 60% मेम्बरान इसके खिलाफ थे। ठीक है। प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आफ्ताब साहब, आपसे सवाल ये कि आप भी अवार्ड लेने वालों में शामिल हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो सिलेक्शन कमेटी में शामिल हो वो अवार्ड कैसे ले सकते हैं? पहली बात तो ये है कि ज़ाब्ते की बात और उसूल की बात जो लोग कर रहे हैं उस पर भी मैं आना चाह रहा हूँ। जी, पहली बात तो ये है कि जब ये कंट्रोवर्सी हमने देखी तो हमने मेल कर दिया और ये कहा कि साहब ये अवार्ड मैं तो कम से कम वापस करूंगा, और कर दिया। आपने कब किया अवार्ड वापस? वो कल ही जब हमने अखबार देखा, मैं बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन था, तो जब हमने देखा तो हमें सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि मैं अपनी बात ये रखूं कि साहब हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। मैंने कोई सिफारिश अपने लिए तो की नहीं। दूसरी बात ये है, ये बात जरूर है कि हमने जब ये देखा कि लोग मुतमईन नहीं है, मीडिया में हमने देखा, अखबार वाले ने मुझसे पूछा कि साहब आप इसमें उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, लेकिन हमने पहली ही फुर्सत में ये कहा कि साहब मैं इसको अवार्ड को वापस करता हूँ, क्योंकि हमें न तो दिलचस्पी है इन अवार्डों से, मैं अपने काम को सबसे बेहतर अवार्ड समझता हूँ। मेरा जो बुनियादी मामला है ये है। नंबर 2, दूसरी चीज ये है कि वो ठीक असलम साहब बोल रहे हैं कि इससे पहले भी मेंबर को कम से कम अवार्ड मिलते रहे हैं, वो उसके बायलॉज में भी शामिल है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि हम यानी लेने वाला वो अपना नाम प्रपोज कभी नहीं कर सकता है, करना चाहिए। नहीं, फिर सवाल यही उठता है ना आफ्ताब साहब, सवाल ये उठता है कि क्या सिलेक्शन कमेटी के रुकन आप उस वक्त थे? उस वक्त देखिए जब ये बात होने लगी ना, रुकन होना एक अलग चीज है जी भाई। अगर रुकन हूँ उसका और जब जवाब फराहम है हमारे पास, तो जाहिर सी बात है कि रुकन होने के बावजूद ही इलीगल तो कुछ है नहीं। नंबर 1, यहाँ पर जो बखेड़ा खड़ा हुआ वो ये है कि चेयरपर्सन का जो मामला था, आप
प्रशासन से जो चिट्ठी आई है उसमें देखिए मेंबर का नाम नहीं है, मेंबर का नाम नहीं है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई ये चेयरपर्सन क्या ले सकती है, ये एक सवाल है जी, होना चाहिए। मतलब आप अपना दामन बचा रहे हैं कि चेयरपर्सन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, हम पर नहीं खड़े, हम पर जो लोग खड़ा कर रहे हैं ना वो अपने गिरबान में झाके असलम जमशेदपुरी जो कह रहे हैं वो उन्होंने पिछले साल वो कमेटी के मेंबर थे, तो कमेटी के मेंबर होने के बावजूद उन्होंने कैसे नाम लिया इसका, अपनी किताब से कैसे नाम ले लिया, आप हमको ये बताइए। आपने कहा कि आपने अवार्ड वापस कर दिया है, जब आपने अवार्ड लिया था उस वक्त तो क्या आपके दिल में ये बात आई थी कि ये अवार्ड हम मेंबरान को नहीं लिया जाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या फिर प्रेस में आने के बाद और दबाव से आपने ये अवार्ड वापस किया है? नहीं, सुनिए एक मिनट, ऐसा है ना जी, एक तो अवार्ड अभी मिला नहीं, ये जो बार बार आप कह रही हैं कि अवार्ड मिला, अवार्ड मिलना एक अलग चीज है, अनाउंसमेंट एक अलग चीज है, इसको जरा सा वजाहत आप कर लीजिए। अच्छा, अनाउंसमेंट किया गया है? बिल्कुल अनाउंस, अवार्ड अभी तो फंक्शन होना बाकी है, किसको मिलेगा क्या, अभी कहाँ अवार्ड मिला भाई जी, ये जो बात कह रहे हैं अवार्ड मिला, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं जी, यानी अनाउंसमेंट अभी किया है, अभी फंक्शन होना बाकी है, अभी अवार्ड नहीं मिला है भाई, जो लोग कह रहे हैं कि अवार्ड मिला वो गलत बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि जुमला क्या बोलना चाहिए, ये मेयार का अंदाजा लगा सकते हैं उर्दू आबादी की, माफ नहीं, लेकिन आप ये भी, लेकिन आफ्ताब साहब आप ये भी सोचें, नॉमिनेट किया गया है फिर उसके बाद अवार्ड दिया जाएगा, तो नॉमिनेशन अगर जो हम तक इत्तलात पहुंच पाई हैं अवार्ड देने की, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं सवाल। आपने कहा कि अनाउंसमेंट किया गया है, तो अनाउंसमेंट करने के बाद ही अवार्ड दिया जाता है। मान लीजिए आपने कहा, आपकी बातों को हम तरजीह देते हैं और इस बात पर जब आप कह रहे हैं तो मानते हैं कि अनाउंसमेंट किया गया। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं अखबार की बात कर रहा हूँ, आप अपनी जगह दुरुस्त हैं जी। दूसरी बात मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो आप ये बात पूछ रही हैं कि क्या आपको नहीं लगा कि साहब आप मेंबर होकर के, तो चूंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने ये गिल्टी तब महसूस होती है हमें कि जब मैं अप्रोच करता, जब मैं कहीं से कहलवाता, जब अपना नाम प्रपोज करता, तो हमको गिल्टी होती कि साहब मैंने तो अपना नाम, चूंकि एक रिवायत रही है, ऐसा नहीं है कि रिवायत नहीं है। हाँ, ये सही है कि ठीक बात है कि भाई चेयरपर्सन के हवाले से जो है वो शायद आज तक नहीं हुआ होगा, लेकिन ये है कि मेंबरान को मिलता रहा है, नंबर एक। दूसरी चीज, कोई बड़ा अवार्ड है, छोटा अवार्ड, अवार्ड मतलब अवार्ड है, बिल्कुल। अब हमको ये बताइए कि असलम साहब को इस साल हटाया गया, बात ये थी कि उससे बात होनी चाहिए थी कि वजूहात क्या है, किस लिए असलम साहब को हटाया गया, हाँ किस लिए, इस पर बात होनी चाहिए थी। हमने उनसे कहा भी था कि आप तशरीफ लाए, हम लोग बैठ के बात करें, वहाँ इसी में हम बात रखें और पूछा जाए। नंबर दो ये है कि जो असलम साहब कह रहे हैं, तो पिछले साल तो अवार्ड कमेटी के मेंबर थे वो जी, तो उन्होंने कैसे 25,000 का, 20,000 या 25,000 का इनाम अपनी किताब पर लिया, आप हमको ये बताइए। ठीक है, उन्हीं से पूछ लेते हैं सर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना। आप इस साल हम लोगों ने उनको 25,000 की उनकी किताब पर दिया है। असलम साहब आप इसका जवाब दीजिए, आप पर भी इल्जाम खड़े हो रहे हैं। नहीं, पिछले साल उन्होंने उस कमेटी में थे जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग हुई किताब जी, वो मौजूद है, असलम साहब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आफ्ताब साहब या 1,500,000 का, 1 लाख आपके इस इल्जाम पर उनसे जवाब ले लेती हूँ। हाँ, ले लीजिए जी। असलम साहब आप सुन रहे हैं आफ्ताब साहब को, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले मैं सुन रहा हूँ, मैं सबसे पहले तो आफ्ताब साहब के इस हौसले की दाद देता हूँ कि उन्होंने अवार्ड वापस करने का फैसला किया और अपना ऐलान किया जी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक उन्होंने ये बात कही है कि पिछले ही साल ने, उससे पहले भी किताबों के अवार्ड को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती रही है, वो अवार्ड पहले भी बहुत सारे मेंबरान की किताबों पे मिलते रहे हैं, और इस बार जो हंगामा या वावेला मचा है वो सिर्फ इसलिए ज़्यादा है कि चेयरपर्सन ने जिस तरह से अवार्ड अपने लिए लिया है वो ज्यादा काबिल एतराज बात सामने आ रही है। इससे पहले वैसे मेंबरान को इस बात का जिक्र आफ्ताब साहब भी कर रहे थे कि एकेडमी के मेंबरान को इससे पहले अवार्ड मिले, क्या तारीख में ये मिलता है कि इससे पहले मेंबरान को अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन चेयरपर्सन का अवार्ड मिलना ही सवाल खड़े करता है? नहीं, वो ऐसा है, सुनिए कि खुद असलम साहब गवाह हैं कि पिछली मीटिंग में हम लोगों ने रेजोल्यूशन बजाते पास किया हुआ जी,
कि भाई जो डिजर्व कर रहा है, डिजर्व उसमें लफ्ज है कि जो अहल है, जो काम कर रहा है किसी फील्ड में, आप क्यों नहीं दीजिएगा? स्टेट से बाहर तो हमको नहीं देना है ये अवार्ड, गौर कीजिएगा। अनाउंसमेंट हुआ है जब ये अवार्ड मिलेगा और आपने ये फैसला कर लिया कि आप ये अवार्ड नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि मैं, मतलब यह है, मेरा अपना ज़मीर ये कहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो इन अवार्ड से बेहतर काम है। असलम साहब आपसे सवाल ये कि चेयरपर्सन को अवार्ड दिया जाना ही तनाज़े का सबब बन रहा है, या एकेडमी के मेंबरान को भी उसमें शामिल जो किया जा रहा है उस पर भी बवाल है? नहीं, असल बवाल तो देखिए शुरू वहीं से हुआ है कि चेयरपर्सन साहिबा का नाम जो शामिल हुआ, बाद में उसमें फिर चूंकि दूसरे मेंबरान शामिल है तो लोगों ने उनको भी शामिल कर लिया और फिर वो मिला जुला एक असर जो है, मिला जुले तासुरात जो वो सामने आ रहे हैं। लेकिन चेयरपर्सन साहिबा नो डाउट बहुत अच्छी बड़ी आलिमा है, लेकिन जिस तरह से ये अवार्ड उन्होंने मंजूर कर लिया, मान लिया कि कुछ अरकान उनके फेवर में थे उनके अवार्ड देने के, तो वो मना कर देती कि नहीं भाई ठीक है। आफ्ताब साहब ने जिस तरह से आगे बढ़ के अपने अवार्ड को वापस करने का ऐलान किया है, मुझे लगता है दीगर मेंबरान भी, उनको भी ये काम करना चाहिए, वरना मुझे लगता है कि अकादमी बिना मतलब के एक तनाज़े में फंसती चली जा रही है और इसमें उर्दू की बदनामी हो रही है। उर्दू का ही जाहिर सी बात है, उर्दू की बदनामी हो रही है और ऐसा आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में ऐसा ना हो, इसके लिए क्या कुछ ठोस कदम भी उठाने की जरूरत है असलम साहब? बिल्कुल ठोस कदम उठाने चाहिए। अकादमी का जो बायलाज है, उसूल ज़वाबित जो हैं, उनको असर नौ तरतीब देने की ज़रूरत है। उन पर बहुत गौर करके एक नए उसूल ज़वाबित बनने चाहिए। पिछले कई सालों से हम ये आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन अब तक उसमें कोई तरमीम नहीं हुई है, तो इनमें तरमीम होनी चाहिए और जो अवार्ड्स हैं उनकी बिल्कुल जो आउटलाइन है वो तय हो जानी चाहिए, उसके बाद ही अवार्ड का ऐलान होना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।